गुड मॉर्निंग टू ऑल। लगता है दो ही लोग रहेंगे। एक दो मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप दोनों में से कोई अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हो या कुछ पूछना चाहते हो तो बेसिक्स कुछ भी तो डिस्कस कर सकते हो। इवन आईओटी से रिलेटेड भी कुछ भी। चलिए जी, नहीं आएंगे तो अब देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि इन शॉर्टकट मेथड हाउ टू फाइंड आउट द डिटरमिनेंट, हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। और उसके बाद हम लोग देखे थे कि आइजन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, मतलब उसका ट्रिक भी देखे थे और वो इजी वे से कैसे फाइंड आउट करते हैं और क्या क्या उसका रूल्स है वो चीज देखे थे। रूल से हम लोग को बहुत इजी फाइंड आउट हो जाता था आइजन वैल्यू। तो अब कुछ कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स और कंसिस्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, और उसका मीनिंग क्या होता है। कंसिस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वहां पर हम लोग इसको मैट्रिक्स से थ्रू क्यों पढ़ते हैं उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जो आप लोग टेंथ ट्वेल्थ में भी आपको क्वेश्चन रहता होगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन है या तीन इक्वेशन है, तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना होता था कि आपको देखना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा। अगर एक एक स्ट्रेट लाइन, मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन है और तो कट कर रहा है, तो एक मैक्सिमम एक कट कर सकता है तो एक पॉइंट सॉल्यूशन होगा, या दोनों अगर स्ट्रेट लाइन ओवरलैप होगा तो इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा। मतलब कि अगर दोनों पैरेलल है तब क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। दैट इज द इनकंसिस्टेंट जब बोलते हैं, जब पैरेलल रहता है तो इस सब चीज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आप लोग बेसिकली पढ़े होंगे इसको, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा देखिए। और यही चीज, इसी को चीज को जो मैट्रिक्स को जो इक्वेशन के रूप में लिखते हैं, तो और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यही चीज आप लोग फिर आप देखे होंगे कि कंट्रोल सिस्टम में जो मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग इक्वेशन को रख के, और मतलब कि जो आपका सिस्टम का रिस्पॉन्स और इक्वेशन जो था, तो उसको रख के हम लोग फाइंड आउट करते थे कंट्रोलेबिलिटी ऑब्जर्वेबिलिटी। मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हम लोग चेक करते थे कि कंट्रोलेबल है या ऑब्जर्वेबल है या नहीं है। तो मैट्रिक्स ओवरऑल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखते हैं।
रैंक ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है जो R+1 ऑर्डर का है, मतलब कि इसमें R+1 नंबर ऑफ आर कॉलम और रो दोनों R+1 है, और इसका जो माइनस है, जो जीरो ऑफ माइनस जो ऑर्डर है, माइनस ऑर्डर आर है, मतलब कि जो इससे हम लोग ये जो R+1 मैट्रिक्स है, उससे हम लोग R+1 जो ऑर्डर है, उससे हम आर ऑर्डर का हम लोग मैट्रिक्स बना रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स बना रहे हैं पॉसिबल। और ये एक भी नॉन जीरो है, मतलब कि नॉन जीरो है, नॉन जीरो ऑफ माइनस ऑफ ऑर्डर आर, देन क्या होगा, देन जो रैंक होगा, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का, मान लीजिए कि ए का ऑर्डर था R+1, ए का आर होगा। ठीक है, अब जैसे कि 3x3 कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसमें से हम लोग देखेंगे कि इसका जो, मान लीजिए कि 3x3 आपका डिटरमिनेंट, इसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर जीरो है तो 3 रैंक नहीं होगा। इससे जो इससे जो कम का फिर देखना पड़ेगा 2x2 का, तो वो अगर जीरो आ गया, सारा जीरो आ जाएगा पॉसिबल, तब 2 भी नहीं होगा, तो फिर 1 होगा। तो एक चीज हम लोग, उसका कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको देखते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला कि इफ ए इज ए नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए विल बी जीरो। ओके, मतलब कि जो भी जीरो जीरो मैट्रिक्स है, या रैंक ए नल मैट्रिक्स है, तब इसका जो है कि आपका रैंक जीरो होगा, अदरवाइज ऑलवेज मिनिमम रैंक 1 होगा। इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, देन रैंक, इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, कोई भी हो नॉन जीरो हो, तो ऑलवेज रैंक जो है, रैंक ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। देखिए, इफ मैट्रिक्स आई यूनिट मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन, एन बाई एन, ऑर्डर एन, तो तो ऑर्डर एन, तो रैंक जो हमेशा है उतना ही होगा, रैंक ऑफ आई एन का एन होगा, मतलब कि आपका जो, मान लीजिए कि I2 है, यूनिट मैट्रिक्स 2x2 1 0 0 1, तो इसका रैंक 2 होगा, और रैंक ऑफ I2 विल बी 2। 3 है तो 3, मान लीजिए कि I3 है कोई, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन रैंक विल बी। उसी तरह और कुछ प्रॉपर्टीज है। इफ ए इज मैट्रिक्स, इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, देन रैंक ऑफ ए लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ m n। इट मीन्स, मतलब कि जो भी है, आपका जो भी रो या कॉलम जो भी लेस होगा, उतना ही आपका जो भी लेस रहेगा, उतना मिनिमम, उतना ही रैंक हो सकता है, या उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है, वो 2x3 है, 1 4 2 5 3 6,
2 into 3, तो इसका जो रैंक है, रैंक ए लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है। तो अब 2 बोल रहे हैं, तो एक भी 2/2 जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं, जीरो आगे जीरो नहीं आया, तो 2 हो गया। अदर जो भी पॉसिबल है तब अगर जीरो आ जाएगा, मान लिया कि ये, फिर ये और ये लिखिए, मतलब कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम लेके मैट्रिक्स, अगर वो डिटरमिनेंट सबका जीरो आ जाता तब फिर तो वो नहीं होता, फिर 2 भी नहीं होता, फिर तब 1 आ जाता। लेकिन अगर एक भी मैट्रिक्स का पॉसिबल का अगर नहीं आ रहा है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, स्टार करके लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा। इफ एटलीस्ट वन डिटरमिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स 2/2 मैट्रिक्स इज नॉन जीरो, देन रैंक, मतलब कि तब ये रैंक 2 होगा, अदरवाइज 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो 1 तो होगा ही होगा। लेकिन ये में 3 नहीं कभी हो सकता है, 2/3 मैट्रिक्स है तो 3 कभी भी नहीं हो सकता, 4 कभी नहीं हो सकता। आपका जो ये दिया हुआ है, इसी पर से उसका मिनिमम मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मैक्सिमम, वहां से हम लोग को चेक करना है 2 या इधर 1। लेकिन अब 3 कभी भी नहीं हो सकता, 3 4 5 कुछ नहीं हो, वो नहीं होगा, मिनिमम है उसी में से आएगा। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको क्वेश्चन है, कोई मैट्रिक्स है, उसको फाइंड आउट द रैंक 1 1 2 2 4 6 3 2 5। ठीक है, तो पर्पस फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि आपको कोशिश करना है कि एक रो या एक कॉलम जीरो हो जाए। तो अगर देखिए जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वो जीरो हो जा रहा है तो मतलब क्या 3/3 मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये जीरो है कि नहीं। अगर 3/3 मैट्रिक्स जीरो का डिटरमिनेंट जीरो है, 3/3 मैट्रिक्स का जीरो है, तो ये क्या होगा, ये आपका 3 रैंक नहीं होगा, उससे नीचे का पॉसिबल होगा। तो नीचे का पॉसिबल तो आप 2/2 कहीं भी आप चेक करके तो देख लो कि एक भी नॉन जीरो आ रहा है तो 2 होगा। मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नॉन जीरो है, यहाँ भी नॉन जीरो है, तो ये तो 2 तो पॉसिबल है ही, लेकिन क्या 3 भी पॉसिबल है? तो देखिए 3 का डिटरमिनेंट आप चेक कर सकते हो यहाँ से, मतलब कि सब्ट्रैक्ट ऐड करके आप देखे वो भी कर सकते हैं। और आपको जो ट्रिक बताए थे फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट, तो वो भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 4 सॉरी 2 4 6 3 2 5 1 1 2 2 4 6। अब है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, आप आ जाइए। ये गया 20 + 8 + 80 माइनस बॉटम टू टॉप 8 24 + 12 + 8। आप देख लीजिए 26 46 माइनस यहाँ भी 46, तो ये क्या आ रहा है, 3/3 मैट्रिक्स, 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। तो ये जीरो आ रहा है मतलब कि रैंक 3 नहीं होगा, टू रैंक 2 होगा, क्योंकि एक भी 2/2 होना, मतलब कि हम लोग को रैंक 2 होने के लिए क्या चाहिए था, एक भी 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे बहुत सा ऐसा है कि जो 2/2 का पॉसिबल 2/2 का जीरो नहीं है, तो रैंक 2 होगा। तो आप इस तरह करके इजी वे से चेक कर सकते हो, या आप इसी को दूसरे वे से सॉल्व कर सकते थे कि R1 R2 R3, आप R3 मेक कर सकते थे, R3 बना सकते थे जिसमें R3 सब्ट्रैक्ट R1 + R2, तो आप देखते कि ये एलिमेंट जीरो आ रहा है। जब तीनों जीरो हो जाएगा तो डिटरमिनेंट जीरो होगा, और डिटरमिनेंट जीरो होगा तो वो रैंक 3 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से आप लोग बेसिकली थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ये चेक कर सकते हैं आप लोग। जैसे कि जो भी है 4/4 का भी रहेगा, किसी का भी रहेगा, आप उसको चेक कर सकते हैं आराम से। अब इसी में रैंक का जो इम्पोर्टेंस क्या है, रैंक हम लोग क्यों पढ़ते हैं, रैंक का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रैंक
मतलब कि किसके लिए बेसिकली यूज किया जाता है। देखिए, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट सिस्टम को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग रैंक का यूज करते हैं, ठीक है। तो वहां पर रैंक के बेस से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए कि कुछ सिस्टम्स है, ठीक है, A1 X B1 Y plus C1 Z to D1 A2 X B2 Y C2 Z equal to B2 A3 X plus B3 Y plus C3 Z equal to D3। तो ए मैट्रिक्स क्या होगा? A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 C3। और डी मैट्रिक्स क्या होगा जी? D1 D2 D3। और वेरिएबल्स क्या होगा? एक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। ये आप लोग कंट्रोल सिस्टम में भी पढ़े होंगे, XY Z। तो ए मैट्रिक्स हो गया, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होगा? ए बी मैट्रिक्स A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2 D1 C2 D3। ठीक है। तो होता क्या है जनरली, ए एक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बी आएगा। जो आप ये देखिएगा, ये पूरा इक्वेशन आपको यहाँ पे सेट है, तीनों इक्वेशन यहाँ पर उसी पर फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो एनी सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम इफ हैज ए सॉल्यूशन। मतलब कि कोई सिस्टम में कोई एक सॉल्यूशन है, मतलब कि तीन इक्वेशन है या तीन प्लेन है, तो मतलब कि ये एक्स वाई रहता तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहता, एक्स और वाई तक रहता तो स्ट्रेट लाइन रहता, और एक्स वाई जेड है तो प्लेन है। मतलब कि जो हम लोग 3D में पढ़ते हैं वहां पर लाइन नहीं होगा, वहां पर प्लेन होगा। जो एक सरफेस बोलते हैं एक्स वाई जेड, एक प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन। जो हम लोग का मतलब कि कोई भी एक रूम है वहां पे लेंगे 3D, तो आप देखेंगे कि नीचे का ग्राउंड एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई जेड, और कितने हाइट पर है वो भी कंसिडर होगा, तो एक्स वाई जेड प्लेन। और एक्स वाई जेड जब भी आएगा तो प्लेन का बात होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं उसको कहेंगे, ठीक है। तो एनी सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ हैज ए सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सॉल्यूशन होगा, देन सिस्टम विल बी एंड। कोई डाउट होगा तो बोलिएगा। मैं तेजी चला गया, ठीक है। तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। अगर तो सिस्टम सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए? तो रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। अननोन मतलब कि वेरिएबल्स होगा। the system said to be consistent having unique solution, then the system is said to be consistent and having unique solution। ठीक है। और if a b number of less than number of unknown, तो
क्या होगा? सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट रहेगा, बट इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए इनफिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि हम दो ही लेते हैं लाइन, हम तीन लाइन का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब प्लेन का बात नहीं कर रहे हैं। मान लें कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई सिर्फ रहते हैं। मान लें कि A1 एक्स एक्स प्लस B1 वाई इक्वल टू D1, और A2 एक्स प्लस A2 वाई इक्वल टू D2। ये देखिए एक सॉल्यूशन मतलब क्या होगा? वन सॉल्यूशन मतलब कि ये दो लाइन जो है एक जगह कट करेगा, ठीक है, एक जगह कहीं कट करेगा, तो वन सॉल्यूशन पॉइंट निकल गया। अगर ये लाइन इसी पर सैंडविच हो जाए तो क्या होगा? नंबर ऑफ इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा लेकिन इनफिनिटी सॉल्यूशन होगा। उसको हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कि कट कर रहा है, पता नहीं चल सकता। अब जो इनकंसिस्टेंट है, मतलब क्या होगा? इनकंसिस्टेंट का कंडीशन क्या है? थर्ड, rank of AB is not equal to rank of A, rank of AB is not equal to A, मतलब कि नो सॉल्यूशन। कहीं पर भी ये जाके स्ट्रेट लाइन वो बॉन्डेड नहीं है कि कितना से इतना रेंज में, कहीं पर भी ये जाके कट नहीं करेगा। मतलब क्या होगा? ये पैरेलल होगा। नो सॉल्यूशन मतलब ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगा, या प्लेन की जब बात करेंगे तो वो दोनों प्लेन एक दूसरे से पैरेलल होगा, तो नो सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज कहीं ना कहीं एक तो सॉल्यूशन आएगा ही आएगा, पैरेलल नहीं रहे तो कट करेगा ही कट करेगा, आगे या पीछे। थोड़ा सा भी लाइन आगे पीछे रहा, मान लीजिए कि इधर ही रहा, तो ये पीछे डायरेक्शन में जब मूव करोगे दोनों को तो कहीं ना कहीं कट करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, एक्स प्लस 4y प्लस 9z इक्वल टू 6, ठीक है। तो पहले मैट्रिक्स ए बी लेंगे, ए बी से दोनों चेक कर लेंगे, ए के लिए भी बी के लिए भी। 1 1 1 3, 1 2 3 4, और 1 4 9 6। अब देखिएगा कि ये जो एरिया है, ये जो है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है, और जब कंप्लीट है तो बी है। तो हम लोग को थोड़ा सा देखना है कि हम लोग को चेक करना है कि हम लोग को इस तरह से उसको सॉल्व करना है कि हमारा ए बी भी चेक हो जाए और ए बी चेक हो जाए, हमारा ए बी भी चेक हो और ए बी चेक हो। तो उसके लिए आप मैक्सिमम कोशिश करो कि नीचे वाला पार्ट, मतलब कि ये जो नीचे इस तरह से, मतलब कि रो नहीं, कोई भी एक रो को जीरो करने की कोशिश करो, ना कि एक कॉलम। कॉलम ये साइड करोगे, मान लीजिए कि आप ये साइड करोगे, तो ये साइड करोगे तो भी ठीक है, ए बी के लिए भी होगा और ए के लिए भी होगा। लेकिन जब ये लास्ट वाले पर आप फोकस करोगे ना, लास्ट वाले कॉलम पे, तो सिर्फ ए बी के लिए होगा, ए के लिए नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये साइड, ए के साइड वाले कहीं चीज को फोकस करना है। अगर रो लेना है तो रो तो कोई भी ले लोगे, चलो ठीक है। कॉलम को अगर फोकस करना है तो आपको ये ए साइड वाले को फोकस करना है। तो आप देख सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कर R2 - R1 और R3 - R1, तो क्या होता है? तो R2 - R1 1 1 1 3, उसके बाद 0 1 2 1 और 0 3 8 3, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए, अब कहीं पॉसिबल नहीं है कि ये आप इसको भी जीरो कर लो, 3/3 आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये 3/3 मैट्रिक्स आपका जो रहेगा, वो आप यहाँ पर वन लोगे, मान लो कि ये मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, वन लोगे, और उसके बाद डिटरमिनेंट लोगे, तो ये जीरो नहीं आ रहा है। मतलब कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3, और रैंक ऑफ ए बी इज ऑल्सो 3, बिकॉज मतलब कि ए 3 है तो 3/4 है, ये मैट्रिक्स हो जाएगा।
तो वहां भी आप 3/4, तो वहां भी रैंक आपका जो ए बी का भी है वो 3 आएगा। तो रैंक ए और रैंक ए बी 3 आ गया, तो मतलब क्या हो गया, सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और वन सॉल्यूशन। ठीक है। इसी तरह इसी तरह बेसिक बेसिक कुछ कुछ प्रॉब्लम रहेगा और उसमें फाइंड आउट करना उसमें, लेकिन कुछ मतलब कि इस तरह का क्वेश्चन रह सकता है जी। मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन है x + y + 8 = 6, x + 2y + 3z = 10 और x + 2y + λz = mu। ठीक है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आपको लैम्डा एंड म्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तीन कंडीशन, नो सॉल्यूशन के लिए बताना है, बी यूनिक सॉल्यूशन और मोर देन वन सॉल्यूशन, सी मोर देन वन सॉल्यूशन। ये तीन पॉसिबिलिटी आपको चेक करना है। ठीक है। तो देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखिए 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 लैम्डा। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए R3, मेक R3 माइनस R2, मैक्सिमम एलिमेंट 0 होगा। ठीक है। तो यहाँ पर R3 माइनस R2 जब करोगे 1 1 1 6 1 2 3 10 0 0 लैम्डा -3 म्यू -10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 आ गया, लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10 आ गया, तो क्या होगा आपका, ये रो 3 सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, मतलब कि 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया। तो रैंक ए और रैंक बी, ए बी दोनों का वैल्यू 3 से नीचे आ जाएगा और वो 2 होगा कहीं भी, ताकि क्योंकि दो एलिमेंट आप देखिए, वो ये दो एलिमेंट देख लीजिए, कहीं भी दो एलिमेंट देख लीजिए 0 आएगा। तो रैंक ए इक्वल टू रैंक ए बी और लेस देन अननोन, मतलब क्या होगा इस कंडीशन पे आपका मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन। जो आपको पूछ रहा था ना, मोर देन वन सॉल्यूशन, सी का जो होगा लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू 10। अब है लैम्डा इक्वल टू 3 और म्यू इक्वल टू नॉट 10, तो क्या होगा, म्यू इक्वल टू नॉट 10 तो लैम्डा इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो ए वाला मैट्रिक्स है, ये पार्ट ये मैट्रिक्स 0 आ जाएगा, ए मैट्रिक्स 0 हो जाएगा, लेकिन ए बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 8 जो 0 नहीं आएगा ए बी मैट्रिक्स का। तो वहां पर ए बी का जो रैंक है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 3, लेकिन रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 हो जाएगा इस कंडीशन में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन इस कंडीशन पे। ठीक है। तो नो सॉल्यूशन हो गया। और एक कंडीशन क्या है जी, नो सॉल्यूशन एंड यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होना चाहिए, कब, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू अननोन। ये कब हो सकता है, जब दोनों नॉट इक्वल टू हो, लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, देन दिस कंडीशन आपको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि वहां पर ये भी 0 नहीं होगा, तो यहाँ से 3/3 मैट्रिक्स का इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा, तो रैंक 2 आएगा, और रैंक ए का और रैंक ए बी का दोनों का दोनों का रैंक 3 आएगा, और जो कि अननोन वेरिएबल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आज का यहीं तक रहने देते हैं। रैंक
इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ डिफरेंट चीज डिस्कस करेंगे। शिवानगी हो तो क्लास लेफ्ट कर सकती हो, अगर लगा के चली गई हो तो फिर तो ऑटोमेटिकली बंद होगा।